all students. My name is Mohammad Faat Kamal. I'm teaching in Taiwanese in the last 13 years, and my core areas are financial accounting, reporting, economics, and in CA I'm teaching economics. And my area is macroeconomics, and 3 chapter I will cover. Chapter number 9 public finance, chapter number 10 money, and chapter number 12 monetary policy. देखिए इकोनॉमिक्स जो है एक वर्सेटाइल सब्जेक्ट है जिसके अंदर आपके पास सारी पिछली नॉलेज यानी मैक्रो इकोनॉमिक्स की नॉलेज होगी, तो इंशाल्लाह मैक्रो इकोनॉमिक्स भी आपको जो है वो कवर करने में आसानी होगी। और बेसिकली इस प्रेजेंटेशन का मकसद क्या है, आपके MCQs को आप इजीली हैंडल कर सकें और पेपर जो टेंस जो है सिचुएशन उसको आप कैसे हैंडल करेंगे वो आपके लिए क्लियर हो जाए। देखें 3 से 4 वेराइटी ऑफ MCQs जो हैं वो ICAP ने कंफर्म किए फॉर एन MCQ बेस्ड पेपर। और आपको ये पता होगा कि ये CAF 2 का पेपर था इकोनॉमिक्स एंड पब्लिक फाइनेंस, और ये रिड्यूस होके PRC का पेपर बन गया और इसके अंदर सारे के सारे अब MCQs डिस्कस किए जाते हैं। तो वी हैव टू बी मोर स्मार्ट रादर देन मोर जो है कि आप रट्टा लगा रहे हैं उस तरह से कर रहे हैं। इससे बहुत बेहतर ऑप्शन आपके पास ये होगा कि आप इसको ज़रा कॉन्सेप्चुअली सॉल्व करें, तो यू विल गेट द आंसर ईजली बाय माय जो है वो सजेशंस एंड ट्रिक्स। तो अगर आप उसको फॉलो करेंगे तो यू विल गेट द आंसर्स। और चैप्टर नंबर 9 आपकी स्क्रीन पे होगा। तो देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ टैक्सेशन। देखिए पब्लिक फाइनेंस का चैप्टर पढ़ने से पहले थोड़ा सा डिस्कस कर लें कि इस चैप्टर के अंदर हम लोग कुछ एरियाज़ को कवर करेंगे, जैसे कि बजट्स, टैक्स, इकोनॉमिक ग्रोथ। ये कुछ एरियाज़ हैं जो इस चैप्टर की थीम लाइन है। और दूसरा, बजट से पहले इस चैप्टर का नाम पब्लिक फाइनेंस जो है उसको डिस्कस करेंगे, जैसे कि पब्लिक फाइनेंस का मतलब है आवाम की सहूलत के लिए पैसे को इस्तेमाल करना। पब्लिक फाइनेंस से मतलब ये निकलता है। और इसमें क्योंकि मैंने एरियाज़ बता दिए, बजट, टैक्स और इकोनॉमिक ग्रोथ को हम इस चैप्टर के अंदर वाइंड अप करते हैं। तो टैक्स से रिलेटेड MCQ आपकी स्क्रीन पे है और मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ टैक्स की बात की जा रही है। व्हाट आर द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ टैक्स। तो अब आप ये बताइए, क्या टैक्स से हमारी कंजम्पशन को फ़ायदा होता होगा? मेरे हिसाब से टैक्स तो एक हर तरह से बर्डन ही होता है, चाहे वो कंपनी के ऊपर हो या वो किसी पर्टिकुलर पर्सन पे हो। मतलब वो डायरेक्ट टैक्स हो या वो इनडायरेक्ट टैक्स हो, आपने ये डिटेल पढ़ी हो। तो कंजम्पशन नहीं बढ़ाता होगा, क्या लगता है? टैक्स से तो उल्टा कंजम्पशन क्या होती होगी, कम हो जाती होगी। फिर क्या टैक्स लगने से प्रोडक्शन बढ़ती है? लॉजिकली आपको लग रहा है कि सही नहीं है। इसको कहते हैं ऑड वन आउट ट्रिक। पेपर में ऑड वन आउट ट्रिक बड़ी काम आती है। कैसे? जो ऑप्शन आपको लगता है कि ये तो उससे मैच ही नहीं कर रहा, तो आप उस ऑप्शन को हटा सकते हैं बाय योर लॉजिक्स। तो आपको लगता है कि इंक्रीज इन कंजम्पशन, टैक्स ऑब्जेक्टिव ये होता है कि कंजम्पशन बढ़ जाए, ये भी पॉसिबल नहीं है। लेकिन ये कह सकता हूँ कि राइजिंग पब्लिक रेवेन्यू, मतलब कि आपसी जेब से पैसा निकालना ताकि गवर्नमेंट इसको इस्तेमाल कर सके इन डिफरेंट वेंचर्स। देखिए जब पब्लिक फाइनेंस की बात आती है ना, तो 2 चीज़ें होती हैं, पब्लिक रेवेन्यूज़ और पब्लिक एक्सपेंडिचर्स। तो टैक्स कलेक्ट करना बेसिकली क्या होता है? पब्लिक रेवेन्यू। पब्लिक से पैसा लिया, अब वो पब्लिक पे वापस लगेगा टू डिफरेंट डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर्स। तो इसका आंसर बेसिकली C आंसर होना चाहिए। अच्छा, D भी डिस्कस कर देता हूँ आपके लिए। प्रोडक्शन रिडक्शन इन कैपिटल फॉर्मेशन। ये बताइए, कैपिटल फॉर्मेशन हमने पढ़ा था कहाँ पर? ये आप जब माइक्रो पढ़ते हैं तो उसके अंदर चैप्टर 1 में कैपिटल फॉर्मेशन बताते हैं, इसके अंदर ज़्यादा मशीन्स को प्रोड्यूस करना होता है, ज़्यादा एसेट्स को प्रोड्यूस करना इकनॉमी के लिए, उसको कहते हैं कैपिटल फॉर्मेशन। और आप बताइए, अगर टैक्स के ऑब्जेक्टिव कैपिटल फॉर्मेशन को रिड्यूस करना है तो ये तो नुकसानदेह इफेक्ट हो गया टैक्स का। तो ये 3 ऑप्शंस ऑड वन थे बेसिकली, तो सही आंसर आपका था C ऑप्शन। इसी तरह से अगर बात की जाती है सेकंड MCQ की, दैट इज़ द बर्डन ऑफ डायरेक्ट टैक्स इज़ बॉर्न बाय। बॉर्न मतलब किसके ऊपर अप्लाई होता है और वो कौन बर्दाश्त करता है। बॉर्न बाय मतलब बर्दाश्त करना है। तो बर्डन ऑफ डायरेक्ट टैक्स, अब देखें 2 टैक्स हैं, एक डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट टैक्स का मतलब ये होता है कि जिसके ऊपर वो बर्डन जाएगा वो वही पे करेगा। द पर्सन ऑन हुम द बर्डन इज ट्रांसफर्ड हैज़ टू पे द अमाउंट। और इनडायरेक्ट टैक्स का मतलब है द बर्डन कैन बी ट्रांसफर्ड, मतलब एक से दूसरे पे ट्रांसफर हो सकता है। अब इस डेफिनेशन को सामने रखते हुए अगर हम देखें तो बर्डन ऑफ डायरेक्ट टैक्स इज बॉर्न बाय द फाइनल कंज्यूमर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। क्या ऐसा होता है? जबकि डायरेक्ट टैक्स की डेफिनेशन में तो ये है कि ये ट्रांसफ़र नहीं होता। दूसरा, क्या रिच पीपल के ऊपर लगता है?
आपको लगता है डायरेक्ट टैक्स का सिर्फ काम रिच पीपल्स को कवर करना है? और फिर तीसरे नंबर पे लिखा हुआ है क्या ये पुअर पीपल को कवर करता है? तो पता चलेगा ये ऐसी भी कोई हमने तो नहीं सुनी आज तक कि भाई डायरेक्ट टैक्सेस आर ओनली फॉर द पुअर पीपल। मतलब इट डिपेंड्स ऑन सिचुएशन, मतलब डायरेक्ट टैक्स की भी टाइप्स होती हैं उसके बाद। तो इसका मतलब है तीनों ऑप्शंस मैच नहीं हो रहे, तो इसका मतलब है इसका आंसर क्या होगा? नन ऑफ द अबव। इसी तरह से कैनन्स ऑफ टैक्सेशन, एडम स्मिथ साहब, देखें भाई एडम स्मिथ जो हैं प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स की बुक लिखने वाले ऑथर 1890 के अंदर, उन्होंने कुछ बातें कही थी अच्छे टैक्स सिस्टम के बारे में कि अच्छा टैक्स सिस्टम कैसा होता है। तो गुड टैक्स सिस्टम मस्ट कंटेन्स 4 थिंग्स, 4 बातें बता के चलेगा वो। एक, इट मस्ट बी इकोनॉमिकल होना चाहिए। फिर कहते हैं इट मस्ट बी कन्वीनियंट होना चाहिए। इसके बाद कहते हैं इट मस्ट बी आपका सर्टेन भी होना चाहिए। और तीनों चीज़ों के बाद क्या कहते हैं? इकोनॉमिकल इक्विटेबल भी होता है, मतलब सबके साथ बराबरी का हिस्सा। तो अब बताइए यहाँ पर कौन सी ऐसी बात है जो आपको लग रहा है एक्सेप्ट में काउंट हो रही है? एक्सेप्ट में तो देखिए मैंने अभी आपको 4 बातें गिनवाई, तो कन्वीनियंस भी था उसमें, कॉम्प्लेक्सिटी एडम स्मिथ ने नहीं बताया था। देखें इसका मतलब है हमारे पास जो स्टडी टेक्स्ट है उसके अंदर जो चीज़ें लिखी हुई हैं अगर मैं उनको सही से समझ लूँ तो उसके बाद जो भी एक्स्ट्रा चीज़ आएगी पेपर के अंदर मैं उसको आराम से जो है वो किक आउट कर सकता हूँ। तो यहाँ पर देखिए इसका आंसर था कॉम्प्लेक्सिटी इज़ नॉट द पर्पस ऑफ टैक्सेशन, बल्कि उसका काम तो आसानी पैदा करना होता है। इट मस्ट बी ईजी टू पे, तो इसका आंसर हो गया कॉम्प्लेक्सिटी। इसी तरह से एक आपके पास MCQ नंबर 4 है, इसमें लिखा हुआ है इन केस ऑफ रिग्रेसिव टैक्स। अब रिग्रेसिव टैक्स से पहले थोड़ा सा ये बात समझ लेते हैं कि टैक्स के सिस्टम्स 3 तरह के हैं, प्रोग्रेसिव, प्रोपोर्शनल एंड रिग्रेसिव। प्रोपोर्शनल टैक्स के बारे में क्या होगा? सबके लिए बराबर, मतलब कि इनडायरेक्ट टैक्स की एक टाइप है प्रोपोर्शनल टैक्स, जैसे सेल टैक्स हो गया। अब आप सोचिए सेल टैक्स के लिए का मतलब ये हो गया सारी की सारी गुड्स के ऊपर जो टैक्स लगा हुआ है, हम कोई खाना खाते हैं या फिर कुछ खरीदते हैं उस पर जो टैक्स लगा होता है उसके अंदर ये नहीं लिखा होता है कि अमीर ज़्यादा देगा गरीब कम देगा, इस तरह से कुछ भी नहीं लिखा हुआ, वो सबके लिए बराबर होता है। एक बात। एक होता है प्रोग्रेसिव, जो ज़्यादा कमाएगा वो ज़्यादा देगा, इसका मतलब है कि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इनकम बढ़ाएंगे तो आपका टैक्स बढ़ जाएगा। रिग्रेसिव अच्छी इकोनॉमिक्स में होता है, हमारे मुल्क में अल्लाह माफ़ करे क्या कर सकते हैं, इसमें क्या होता है जो लोग ग्रो करेंगे उनका टैक्स हम कम कर देंगे, दैट्स कॉल्ड रिग्रेसिव टैक्स। मैंने 3 बातें बताई अभी, प्रोग्रेसिव, प्रोपोर्शनल, रिग्रेसिव। यहाँ क्या लिखा हुआ देखते हैं। इन केस ऑफ रिग्रेसिव टैक्स एज इनकम इंक्रीज, रिग्रेसिव टैक्स है अभी बताया था मैंने, एज इनकम इंक्रीज द रेट ऑफ टैक्स विल डिक्रीज। जैसे जैसे इनकम बढ़ती जाएगी टैक्स रेट कम होता जाएगा। ये उन मुल्कों के लिए बहुत अच्छा होता है जहाँ पे डेवलप्ड कंट्रीज हो चुकी होती हैं, तो हर कोई अच्छा कमा रहा होता है तो कम टैक्स देगा थोड़ा सा। पाकिस्तान में फिट इसलिए नहीं होता बिकॉज हमारे पास मिडिल और पुअर बहुत होती है, इस वजह से हम रिग्रेसिव लगा नहीं सकते। अगर रिग्रेसिव लाएंगे तो नीचे वाले तबके पे बहुत ज़्यादा टैक्स लग जाएगा और जो आगे का तबका चले गया कमा के उस पर टैक्स कम हो जाएगा, इसलिए हम उसको डिक्रीज करते हैं। नेक्स्ट आपके पास है विच ऑफ द फॉलोइंग टैक्स कैन नॉट बी शिफ्ट टू अदर्स। अब सिंपल सी बात है, कैन नॉट बी शिफ्ट टू अदर्स का मतलब है डायरेक्ट टैक्स की बात कर रहा है, क्योंकि वही शिफ्ट नहीं हो सकता। इनडायरेक्ट टैक्स तो शिफ्ट हो जाता है दूसरे के ऊपर। अब यहाँ पे देखते हैं अपनी एक्सपर्टीज से, एक्साइज ड्यूटी आपको पे करनी होती है, वो दूसरा सप्लायर आप पे और इस तरह से ट्रांसफर हो जाती है, तो ये तो शिफ्ट हो जाता है। और इम्पोर्ट टैरिफ भी शिफ्ट हो जाते हैं, जो बाहर से इम्पोर्ट करेगा चीज़ वो इम्पोर्ट सप्लायर इम्पोर्ट करवा के आपको ला के देगा और आपसे वो सारा टैक्स ले जाएगा। इवन सेल्स टैक्स भी सप्लायर लगाएगा, गवर्नमेंट लगाएगी सप्लायर के प्रोडक्ट्स के ऊपर, प्रोडक्शन के ऊपर से वो टैक्स आप पे ट्रांसफ़र होगा, इस तरह से बर्डन आप पे ट्रांसफ़र होगा। तो देखा जाए तो कैन नॉट बी शिफ्ट के हिसाब से कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। नन ऑफ द अबव कैन नॉट बी शिफ्टेड है, सारे ही शिफ्टेड हैं इसमें। एक्साइज ड्यूटी, इम्पोर्ट टैरिफ, सेल्स टैक्स, ये सब शिफ्ट हो जाते हैं, इसलिए आंसर आपका हो जाएगा डी ऑप्शन। इसके अलावा इसी चैप्टर के अंदर मैंने आपको बताया था कि बजट्स की बात भी होगी, तो फिस्कल पॉलिसी इज़ द मेन पार्ट ऑफ योर बजट मेकिंग। मतलब इसमें गवर्नमेंट के हमारे रेवेन्यूज़ और नॉन टैक्स रेवेन्यूज़ और इसको कंपेयर किया जाता है, हमारी रिसिट्स को कंपेयर किया जाता है हमारी एक्सपेंडिचर से, जिसके अंदर नॉन डेवलपमेंट और डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर्स आते हैं। 2 तरह के एक्सपेंडिचर्स होते हैं हमारे पास। अच्छा, इनको बैलेंस करने का मतलब है बजट मेकिंग। तो विच द फॉलोइंग इज अ टूल ऑफ एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी। अब एक्सपेंशनरी के नाम से पढ़ा होगा आपने, मतलब आगे की तरफ जाना, एक्सपेंड करना। अब देखें एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी का मतलब क्या होता है, आपको फ़ायदा होगा। तो इस इक्वेशन याद कर लें
कि जब आपके मुल्क में टैक्स कम और गवर्नमेंट की स्पेंडिंग ज़्यादा हो, जब आप ऐसे चल रहे हो मुल्क में कि गवर्नमेंट खूब खर्च कर रही है डेवलपमेंट पे और टैक्स आप पे बर्डन कम कर रही है, तो इसका मतलब है गवर्नमेंट एक्सपेंशनरी की तरफ जाने की कोशिश कर रही है। और ऐसी सूरत में जब मैंने इक्वेशन लिख दी है कि टैक्स कम लगेगा, गवर्नमेंट स्पेंडिंग बढ़ जाएगी, तो अब इंक्रीज इन टैक्स का ऑप्शन तो क्या हो गया, फेल। इसी तरह से अलाउ टैक्स रिबेट्स, ये ऑप्शन सी जो है ये फिर भी वाइबल है, बिकॉज रिबेट्स का मतलब होता है गवर्नमेंट की तरफ से आसानियाँ, गवर्नमेंट की तरफ से चीज़ों की रिलैक्सेशन। बट रिड्यूस सब्सिडीज़ का मतलब होता है और ज़्यादा बर्डन दे देना। सब्सिडी हटा दी तो बर्डन बढ़ जाएगा आपका। सब्सिडी मतलब रिलैक्सेशन अगेन इन द फॉर्म ऑफ रिडक्शन इन टैक्स रेट्स और अमाउंट। और फ्रीज द वेजेस, वेजेस को फ्रीज कर देने से, रोक देने से मोटिवेशन किसकी ख़त्म हो जाएगी, द लेबर, तो इससे भी नुकसान होगा, एक्सपेंशन ही नहीं हो पाएगी। तो इसका आंसर आपका था सी ऑप्शन, अलाउ टैक्स रिबेट्स। जितना ज़्यादा रिबेट देंगे मुल्क को ऐसा लगेगा टैक्स कम हो रहा है, टैक्स का बर्डन कम होगा। आप ग्राफिकली भी अगर आपको याद हो कि ये डिमांड कर्व है, एग्रीगेट डिमांड, फिर ये आपका एग्रीगेट सप्लाई है, और जैसे ही मैंने एक्सपेंशनरी कहा तो मैं इसको राइटवर्ड लेके जाऊंगा एग्रीगेट डिमांड को, तो क्योंकि राइटवर्ड जा रहा है तो इसलिए देख लीजिए ये उस वक्त हो सकता है जब आपके पास टैक्सेस गवर्नमेंट ने क्या कर दी, वो कम कर दी, सही है। और इससे नेशनल इनकम भी अच्छी हो जाएगी। हाँ, इन्फ्लेशन आपको बर्दाश्त करनी पड़ेगी, सो ऑन। अच्छा, इसके अलावा एक एमसीक्यू आपके पास है, एमसीक्यू नंबर 7, इसमें लिखा हुआ है, अच्छा एक और चीज़, डेफिनेशंस को काइंडली फोकस कीजिएगा, लॉजिक्स को काइंडली फोकस कीजिएगा। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लॉजिक? जैसे कि आपके पास होता है कि चैप्टर नंबर 2 के अंदर, डिमांड के अंदर, कि व्हेन द प्राइस इंक्रीजेस क्वांटिटी डिमांड डिक्रीजेस एंड वाइस वर्सा, ऐसे होता है। मतलब ये हो गया रिलेशनशिप, इसको फिर हम कहते हैं इन्वर्स, इसको हम कहते हैं इनडायरेक्ट, इस तरह की चीज़ें। अब यहाँ देखते हैं उसी लॉजिक को सामने रखते हुए कहते हैं थ्रू फिस्कल पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी के ज़रिए टैक्स इंक्रीज किया जाए, गवर्नमेंट इंक्रीज द टैक्स। इसका मतलब क्या निकलता है, द गवर्नमेंट इज मेकिंग कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी, टैक्स बढ़ा रही है, कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी है। इसका मतलब कुछ ऐसा हो रहा होगा, टैक्स इज ग्रेटर देन गवर्नमेंट स्पेंडिंग्स। अब बताइए, टैक्स ज़्यादा, गवर्नमेंट की स्पेंडिंग कम। आगे देख लिए, देन देयर विल बी एन इंक्रीज इन डैश। अब नीचे ऑप्शन देखते हैं किसकी बात कर रहे हैं, इंजेक्शंस के बारे में पता है आप लोगों को। इंजेक्शंस का मतलब होता है इकोनॉमी में आने वाली चीज़ें। फॉर एग्जांपल इन्वेस्टमेंट, इसमें 3 चीज़ें, इन्वेस्टमेंट इकोनॉमी में पैसा लेके आना, गवर्नमेंट की अपनी स्पेंडिंग बढ़ाना, ये भी इकोनॉमी को फ़ायदा देती है, और तीसरे नंबर पर आपके पास होता है एक्सपोर्ट्स का बढ़ना। मतलब ये 3 आपकी इंजेक्शंस की निशानी है, जिसमें आप इंजेक्शन में लिख सकते हैं इंजेक्शंस कंटेन्स इन्वेस्टमेंट, then government spendings and exports। अब आप बताइए, अगर टैक्स बढ़ा दिया तो आपको लगता है इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी? आपको लगता है आपके मुल्क में कोई आएगा? आपके मुल्क से भाग जाएंगे क्योंकि टैक्स बढ़ गया आपका। साथ साथ गवर्नमेंट इस मूड में ही नहीं है कि गवर्नमेंट कोई काम करे, तो वो टैक्स बढ़ा रही है। तीसरे नंबर पे एक्सपोर्ट्स आपकी बिल्कुल नहीं होंगी, क्योंकि ज़्यादा टैक्स के ऊपर, तो प्रोडक्ट के ऊपर जब टैक्स लगेगा, सोचिए, तो प्रोडक्ट तो और महंगी हो जाएगी, तो आपकी प्रोडक्ट जो हो जाएगी इंटरनेशनल मार्केट के अंदर महंगी जाएगी। अगर वो महंगी चली गई तो आपको इम्पोर्ट अच्छी लगने लगेगी। ये आपके मुल्क का एक बहुत बड़ा नुकसान होगा। आपने इतना टैक्स लगा दिया कि वो रेट इतना ज़्यादा हो गया चीज़ों पे कि उसके अलावा जो मैं इम्पोर्टेड गुड्स को देख रहा हूँ तो वो मुझे सस्ती लग रही है। तो ये एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक। तो आप ये देख लीजिए, यहाँ पे लिखा हुआ है इंक्रीज इन टैक्स। तो टैक्स अगर इंक्रीज़ होगा तो ये इक्वेशन हो जाएगी, और इस इक्वेशन के साथ अगर मैं देखूँ तो इंक्रीज इन इंजेक्शंस तो मुझे नज़र ही नहीं आ रहा है। टैक्स बढ़ने से विड्रॉवल्स बढ़ते हैं। अच्छा, विड्रॉवल्स क्या होते हैं? वो पैसा जो इकोनॉमी से निकाल लिया, जैसे कि मैंने सेविंग कर ली या मैंने टैक्स दे दिया गवर्नमेंट को या मैंने इंपोर्टेड गुड्स को फोकस कर लिया। अगर मैं इधर चले जाऊं तो बेसिकली विड्रॉवल ज़्यादा हो जाएंगे मुल्क में, और उस मुल्क की तबाही को फिर कोई रोक नहीं सकता, मुश्किल हो जाएगा। जिस जगह पर विड्रॉवल्स आर ग्रेटर दैन इंजेक्शंस, अब उसको कौन बचाएगा? फिर नेशनल इनकम भी बर्बाद हो जाएगी आपकी। अब आप देख लिए, चेन बनाते हैं इसका। इंक्रीज द विड्रॉवल्स, मेरे हिसाब से ऑप्शन सी और बी में से कोई एक होना चाहिए। आगे लिखा हुआ है देयरफॉर एक्सपेंडिचर इन द इकोनॉमी। अब आप बताइए, टैक्स बढ़ गया, आपके खर्चे बढ़ सकते हैं, इट्स अ बर्डन ऑन यू।
यू कैन नॉट परचेज थिंग्स बिकॉज चीज़ों पे टैक्स लगने से या कॉर्पोरेट सेक्टर के टैक्स लगने से दोनों को ही नुकसान होगा। तो फॉल हो सकता है, राइज नहीं हो सकता भाई, सही है। एंड फाइनली नेशनल इनकम, ऑब्वियस बात है, जब आपकी परचेजिंग पावर ही खत्म हो गई तो आपकी कंजम्पशन खत्म हो गई, कंजम्पशन खत्म हो गई तो नेशनल इनकम के अंदर भी प्रॉब्लम्स आती हैं। इट्स अ डायरेक्टली रिलेटेड थिंग्स। अगर आपको कंजम्पशन बढ़ानी है मुल्क की तो आपकी नेशनल इनकम बढ़ जाएगी, कंजम्पशन रोक देंगे तो आप किसी और जगह चले जाएंगे, मतलब सेविंग की तरफ या इस तरफ, वो आपको नुकसान देगी। तो मतलब इसका ऑप्शन होना चाहिए था सी, बिकॉज विड्रॉवल्स बढ़ेगा, देयरफॉर एक्सपेंडिचर इकोनॉमी फॉल करेगा, नेशनल इनकम भी फॉल करेगी। ये इसका ऑप्शन होना चाहिए था। तो काइंडली डेफिनेशंस पे बहुत फोकस कीजिएगा, बड़ी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, बड़ी ज़रूरत की चीज़ है, और उसको फ्री के मार्क्स होते हैं। ट्रू एंड फॉल्स क्वेश्चन आते हैं, फ्री मार्क्स। मतलब अगर आपको पूरी स्टेटमेंट को पढ़ते हुए हर बात सही लग रही है तो आप उस पर टिक लगा सकते हैं, इट्स ट्रू। एक बात भी, और ख़ास तौर पे ख्याल रखिएगा ट्रू एंड फॉल्स क्वेश्चन के अंदर अगर लिखा होता है मस्ट बी, शुड बी, वुड बी, तो अगर उस डेफिनेशन में भी ऐसी था कि इट मस्ट बी तो आप मस्ट भी ढूंढिएगा। अगर लिखा होगा इट शुड बी तो आप इसको शुड भी ढूंढिएगा, बिकॉज हम इस छोटी सी गलती के ऊपर जो ना MCQ ख़राब कर देते हैं पूरा। जैसे कि ये अब जो है इस चैप्टर की आखिरी चीज़ें जो है ना वो इकोनॉमिक ग्रोथ के ऊपर डिपेंडेंट है। तो इकोनॉमिक ग्रोथ बेसिकली क्या होती है, मुल्क की तरक्की, और मुल्क की तरक्की को जज करने के लिए इकोनॉमिक्स ने कुछ पैरामीटर्स दिखाए हैं कि इस तरह से अगर आपको इकोनॉमी में नज़र आ रहा है तो इकोनॉमी आपकी ग्रो कर रही है। और जैसे कि इसमें लिखा हुआ है कॉस्ट एंड बेनिफिट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। कॉस्ट का मतलब होता है पैसा, आपका नुकसान, और बेनिफिट मतलब आपका फ़ायदा। पैसा लगा तो बेनिफिट आएगा, पैसा लगेगा बेनिफिट आएगा। सर ज़रूरी है पैसा लगे तो बेनिफिट आए? ये रॉन्ग स्टेटमेंट है। हो सकता है पैसा लगने से उतना बेनिफिट ना आए जितना हम समझ रहे हैं। दैट्स कॉल्ड इकोनॉमिक ग्रोथ की डिसएडवांटेजेस। तो आपके पास दोनों हैं कोर्स में, एडवांटेजेस भी हैं और डिसएडवांटेजेस भी हैं। ये कह रहा है कॉस्ट एंड बेनिफिट इकोनॉमिक ग्रोथ कंटेन सर्टेन एडवांटेजेस। आगे कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एडवांटेज ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। नहीं है एडवांटेज इकोनॉमिक ग्रोथ का। तो पहला ऑप्शन देखते हैं, इसमें लिखा हुआ है कि सोशल कॉस्ट। सोशल कॉस्ट क्या होती है, मीनिंग पता होगा तो टिक भी लगा लेंगे आप लोग। सोशल कॉस्ट का मतलब होता है वो कॉस्ट जो इकोनॉमी को अनडिज़ायरेबली पे करनी पड़ रही है जबकि वो ऑलरेडी प्राइवेट कॉस्ट पे कर चुकी है। फॉर एग्जांपल, अगर आप जो हैं किसी इंस्टीट्यूट में पढ़ते हैं जो कि आपने फ़ीस दे दी है और वहाँ सही पढ़ाई नहीं होती है तो फिर आपको किसी कोचिंग सेंटर में पढ़ना पड़ेगा। तो ये जो एक्स्ट्रा पैसे आप पे कर रहे हैं दैट्स कॉल्ड योर सोशल कॉस्ट, इट्स अ बर्डन ऑन द इकोनॉमी। तो एक तो ये होता है कि विद द फॉलोइंग इज नॉट एन एडवांटेज। तो ये बताइए अगर बहुत टेक्नोलॉजी अच्छी हो गई, बहुत ज़्यादा आगे चले गई, तो कह सकते हैं कि आपको फिर उसकी सिक्योरिटी भी बढ़ानी पड़ेगी, आपको उसको देखना भी बहुत ज़्यादा पड़ेगा, आपको अपने मुल्क के रिसोर्सेज को भी देखना पड़ेगा। तो सही है, अच्छी बात है, तरक्की अच्छी चीज़ होती है, लेकिन उसके साथ साथ सिक्योरिटी भी आ रही है, और सिक्योरिटी जितनी बढ़ती रहेगी ये आपको फिर मेहनत करनी पड़ेगी इसके ऊपर। तो ऐसा ना हो कि अच्छी टेक्नोलॉजी के चक्कर में चोरियाँ बढ़ जाए। देखो ऐसा ना हो अच्छे मोबाइल को हासिल करने के चक्कर में ग्रोथ तो हो गई लेकिन स्नैचिंग बढ़ गई, क्योंकि अब हर कोई प्लान करके चोरी कर रहा है। ये तो बड़ा डेंजरस हो जाएगा, सही है, आप समझ रहे हैं, इसमें फिर नुकसान होगा। दूसरा लिखा हुआ है, और सोशल कॉस्ट के बाद देखते हैं दूसरा ऑप्शन भी, वैसे यही मुझे लग रहा है इसका आंसर। अपॉर्चुनिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, वाकई इकोनॉमिक ग्रोथ के साथ फ़ायदा ही होता है, नई से नई इंडस्ट्री लगती है, नई से नई जॉब्स निकलती हैं, ये बात तो वाकई एडवांटेज है। हायर GDP ग्रोथ, ये भी सही है, बिकॉज जब नई इंडस्ट्रीज लगेंगी आप पहले से एडवांस्ड में जाएंगे, ट्रेडिशनल को छोड़ के मॉडर्नाइज में जाएंगे, तो तरक्की तो होगी, ऐसी बात नहीं है, लेकिन तरक्की के साथ साथ नुकसान भी आता है। इसमें एक नुकसान क्या लिखा हुआ था आपको, एनवायरमेंटल कॉस्ट भी लिखी हुई है, आप बुक्स में पढ़िएगा। एनवायरमेंटल कॉस्ट भी नुकसान है बहुत बड़ा, एक्सटर्नलिटीज़ एक बहुत बड़ा नुकसान है, नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज़, वो भी लिखा हुआ है बुक्स में। फिर बैलेंस ऑफ पेमेंट का नुकसान भी लिखा हुआ है, मतलब आप ऐसा ना हो ग्रोथ के चक्कर में आप जो है वो इंपोर्टेड गुड्स के अंदर चले गए, ये भी मसला होता है। तो बेसिकली ऑल ऑफ द अबव के हिसाब से तो गलत है, इसका आंसर जो है बेसिकली ए होना चाहिए, क्योंकि सोशल कॉस्ट एक नुकसान है, एडवांटेज नहीं है। इसलिए जब आप पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 1 पढ़ते हैं आप माइक्रो इकोनॉमिक्स का, उसमें प्लान्ड इकोनॉमी सोशल कॉस्ट का ख्याल रखती है, और प्लान्ड इकोनॉमी अपने लोगों का बहुत ख्याल रखती है, इसीलिए सोशल कॉस्ट का बहुत ख्याल रखती है। फ्री मार्केट इकोनॉमी बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखती, और ज़्यादातर जो है फ्री मार्केट इकोनॉमी में ही इनोवेशंस और ये सब चीज़ें पाई जाती हैं, प्रॉफिट मेकिंग पाई जाती है। देन अच्छा जी, फिर एक बात लिखी हुई है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लैगिंग इकोनॉमिक इंडिकेटर। देखें इस चैप्टर के लास्ट में ना 3 इंडिकेटर्स दिए हुए जिससे आप किसी भी इकोनॉमी को जज कर सकते हैं। देयरफॉर फर्स्ट इंडिकेटर इज द लीडिंग इंडिकेटर्स, सेकंड यू कैन से द कोइंसिडेंटल इंडिकेटर्स, एंड द थर्ड इज लैगिंग इंडिकेटर्स। अब मीनिंग से पता चल रहा होगा कि लीडिंग मतलब मुल्क आगे की तरफ जा रहा है,
कोइंसिडेंटल का मतलब सो और लैगिंग का मतलब है मुल्क पीछे की तरफ जा रहा है, मतलब मुल्क डिक्लाइन की तरफ जा रहा है। तो यहाँ पे क्या पूछा हुआ है, यहाँ लैगिंग पूछा हुआ है। अब लैगिंग की चीज़ें 4-5 और लीडिंग की चीज़ें 3-4 और इसी तरह से कोइंसिडेंटल की। अब ये आपको थोड़ा सा बाय हार्ट पता होना चाहिए। अब अभी लॉजिकल भी सही है। अगर मैं एक लॉजिक सिखाता हूँ, अगर मैं कहूँ फुल एम्प्लॉयमेंट चल रही है तो आपके जहन में क्या आ रहा है? फुल एम्प्लॉयमेंट चल रही है, ऑलमोस्ट सब लोग जॉब पे हैं, इसको कहते हैं लीडिंग इंडिकेटर्स। अगर मैं आपसे कहूँ कि और इंडस्ट्री लग रही है जो इंडस्ट्री पहले नहीं थी, उसके अलावा एक नई इंडस्ट्री लग गई मुल्क में, इसको कहते हैं लीडिंग इंडिकेटर्स। मुल्क बड़ी तेज़ी से तरक्की की तरफ जा रहा है। लेकिन अगर मैं जुमला चेंज करूँ, मैं ये कहूँ कि अनएम्प्लॉयमेंट रेशो लो है, फुल एम्प्लॉयमेंट नहीं कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ एम्प्लॉयमेंट रेशो अच्छा है, इसको कहते हैं कोइंसिडेंटल। लेकिन अगर मैं कहूँ अनएम्प्लॉयमेंट रेशो ज़्यादा है तो ये चले जाएगा लैगिंग में। तो एक चीज़ से 3 बातें निकाली मैंने, फुल एम्प्लॉयमेंट फॉर लीडिंग, सेकेंडली आ गया आपके पास कोइंसिडेंटल एंड थर्ड आ गया लैगिंग। यहाँ क्या पूछा है? पूछा द फॉलोइंग इज द लैगिंग इकोनॉमिक इंडिकेटर ऑफ द ग्रोथ एंड रिसेशन। रिसेशन पता है, ट्रेड साइकिल पढ़ते हैं, उसमें रिसेशन एक फेज़ होता है, मतलब शायद आपको याद हो ऐसे करके। तो ये जो यहाँ जो फेज़ होता है ये रिसेशन फेज़ कहते हैं इसको, रिसेशन फेज़। अच्छा जी, वो कह रहा है आपसे कि लैगिंग इंडिकेटर बता दें, मतलब सबसे बर्बादी वाले ना। तो इसमें आपको याद कर रहा हूँ, इन्फ्लेशन लैगिंग इंडिकेटर है, अनएम्प्लॉयमेंट रेशो बढ़ना ये लैगिंग इंडिकेटर है, ये सारी लैगिंग इंडिकेटर्स होते हैं। तो यहाँ पे देखें ढूंढते हैं हम उसमें, हमें कौन से इसमें लैगिंग इंडिकेटर्स लगते हैं। मोर नंबर ऑफ पीपल एम्प्लॉयड, आपको लगता है कि जो मेरी इतनी ब्रीफिंग मैंने आपको दी है तो लगता है आपको ये पहला ऑप्शन होने वाला है। दूसरा न्यू ऑर्डर मैन्युफैक्चरिंग, नहीं इम्पॉसिबल, न्यू ऑर्डर तो भाई लीडिंग हो जाएगा ना, क्या ख्याल है। फिर इंटरेस्ट रेट इन द इकोनॉमी, ये ना एबिलिटी टू स्पेंड मोर, नहीं, इसका आंसर सी हो सकता है, बिकॉज अब आप इंटरेस्ट रेट के पीछे पड़ गए, इसका मतलब इंटरेस्ट रेट इज मेकिंग प्रॉब्लम, इंटरेस्ट रेट इज मेकिंग प्रॉब्लम। और एबिलिटी टू स्पेंड मोर ये तो गुड होता है, ये लैगिंग कहाँ से हो गया, ये तो गुड साइन है। इसका मतलब है इसके अंदर आपका आंसर सी होना चाहिए, बिकॉज मोर नंबर ऑफ पीपल एम्प्लॉयड तो आपका जो है वो कोइंसिडेंटल और लीडिंग को फोकस करता है। न्यू ऑर्डर प्योरली आपका लीडिंग इंडिकेटर होता है, नए से नए ऑर्डर्स मिल रहे हैं आपको, और आप एग्जिस्टिंग ऑर्डर्स को फुलफिल कर रहे हैं तो आप कोइंसिडेंटल में मूव कर रहे हैं। आपके ऑर्डर्स कम हो गए, आप लैगिंग में चले गए। सही है, इस हिसाब से ये आंसर होगा इसका। फिर ये कुछ देर पहले डिस्कस किया था मैंने, प्रोपोर्शनल, प्रोग्रेसिव और रिग्रेसिव डिस्कस किया था मैंने, सही है। उसके हिसाब से फिर से एक सवाल आपके पास आ गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एडवांटेज ऑफ प्रोपोर्शनल टैक्स। एडवांटेज है, फ़ायदा है प्रोपोर्शनल टैक्स का। देखें, प्रोपोर्शनल टैक्स जो है उसमें क्वालिटी सुन लें उसकी, रिच मिडिल पुअर पे बराबर बराबर लगेगी, एक बात। और उसके अलावा इसके अंदर जो है ना वो सर्टेनिटी होती है, बिकॉज ये पैसे आपको मिल जाते हैं, क्योंकि नॉर्मली प्रोपोर्शनल टैक्सेस आर इनडायरेक्ट टैक्सेस, तो वो चीज़ों पे लगे हुए हैं, तो चीज़ों पे लगने की वजह से वो हम उसको हटा नहीं सकते उसमें से, तो वो हमें ख़रीदने पड़ जाते हैं। तो हम उसको जैसे जैसे कि डायरेक्ट टैक्स में इनकम छुपा सकते हैं, डायरेक्ट टैक्स में अपनी इनकम छुपा दें, अपनी कंपनी की जो है प्रोडक्शन के रेवेन्यूज़ को छुपा दें, तो आप पे डायरेक्ट टैक्स कम लगेगा, फिर वहाँ पे छुपाने का रास्ता है। लेकिन एक बात बताइए, अगर आपका रेस्टोरेंट का बिल बन गया, उस पर लिखा हुआ है सेल टैक्स 13%, आप उसको कैसे अलग करेंगे? आपके बिल के ऊपर लिखा हुआ है 17% टैक्स GST, तो आप उसको कैसे अलग करेंगे? इट्स नॉट पॉसिबल। तो वहाँ पर आप कह सकते हैं कि ये प्रोपोर्शनल टैक्स बड़ा कामयाब होता है। यहाँ पूछ रहा है एडवांटेजेस, तो आपको लगता है इक्विटेबल है, सबके लिए साथ बराबरी करता है ये, आपको ऐसा लगता है? देखें, जो पुअर है ना उस बेचारे के ऊपर तो बर्डन ही है, जो पुअर है, सही है। और रिच के लिए अननेसेसरी रिलैक्सेशन है, देखें वो ज़्यादा दे सकता है, वो ज़्यादा पैसे दे सकता है, उसके लिए प्रोग्रेसिव अच्छा है, आप उस पर इक्विटेबल लगा रहे हैं, तो ये उसका डिसएडवांटेज हो गया। फिर एंटी इन्फ्लेशनरी का मतलब खुद ही इन्फ्लेशन सही कर देगा। अब बताओ, एक रेट सेट सेम है, कैसे इन्फ्लेशन सही करेगा? सही है, इन्फ्लेशन कंट्रोल करना है तो जैसे जैसे लोगों की परचेसिंग पावर बढ़े, आप टैक्स रेट बढ़ाओ। टैक्स रेट बढ़ाने से क्या होगा, वो अपनी परचेसिंग को स्टॉप करने की कोशिश करेंगे, मतलब डर जाएंगे, पैसे खर्च नहीं करेंगे। लेकिन अगर आप उन पर प्रोपोर्शनल छोड़ दोगे तो जब तक बर्दाश्त होगा सही है, अदरवाइज एक वक्त आकर उनको बर्दाश्त ही, उनको फर्क ही नहीं पड़ेगा। सही है, तो एंटी इन्फ्लेशनरी आपका प्रोग्रेसिव होता है, कभी भी आपको याद करना हो, एंटी इन्फ्लेशनरी प्रोग्रेसिव टैक्स है। और इक्विटेबल उस सेंस में कह सकते हैं प्रोग्रेसिव को, क्योंकि वो पुअर पे कभी कभी नहीं भी लगता, और जैसे जैसे आप रिच होते हैं तो आपको स्लैब्स के जरिए उसको टैक्स लगाना पड़ता है, एक बार। और टैक्स स्लैब्स आर वेल डिफाइंड, सवाल ही नहीं है। टैक्स स्लैब तो उस वक्त होता है जब अलग अलग टैक्स रेट्स हों, जबकि यहाँ लिखा हुआ है प्रोपोर्शनल टैक्स, इसका तो टैक्स स्लैब ही नहीं होता, ये तो एक जैसा होता है। जैसे कि एक जगह पे बिल बना आपका 2000,
2000 पे 17% आपने टैक्स दिया, तो ये आ गया 340। एक बहुत अमीर इंसान है, उसने दिए 20,000 का बिल, और 20,000 के बिल में उसका जब 17% निकाला तो बना 3,400। अब भाई वो तो अमीर है, दोनों को ऐड कर दिया, ये आ गया आपके पास 23,400। अब ये तो चलो उसके लिए मसला नहीं है, लेकिन इस बेचारे के लिए जो बड़ी मुश्किल से बिल पे कर पा रहा है 2000 का, आपने उसको भी नहीं छोड़ा। अगर ये प्रोग्रेसिव के हिसाब से होता तो यहाँ टैक्स ही नहीं होता, समझ रहे हैं? इसके हिसाब से इक्विटेबल में प्रॉब्लम है यहाँ पे। तो इसका आंसर जो है, क्योंकि कोई भी ऑप्शन हमें इससे मैच होता हुआ नज़र नहीं आ रहा, तो यू कैन से नन ऑफ दी अबव। सही है, ये भी अगेन एक ऑड वन आउट ट्रिक है इसकी। अच्छा जी, फिर विच फ्रॉम द फॉलोइंग अपेयर्स ऑन द रिसिट साइड ऑफ द फिस्कल बजट। रिसिट साइड ऑफ द फिस्कल बजट, देखें बजट को पढ़ के जाइएगा, रट्टे लगा के मत जाइएगा। छोटा सा आंसर बता रहा हूँ समझाने के लिए। रिसिट साइड का मतलब है रेवेन्यूज़, नॉन टैक्स रेवेन्यूज़, इसके अलावा बोरोइंग्स और ये सब चीज़ें जो कि एड के तौर पे आपको मिलती हैं, वो रिसिट साइड पे डाल देते हैं हम। जैसे इनके अकाउंटिंग में पढ़ते हैं ना, एक आने वाली साइड डेबिट साइड और एक यहाँ पर क्रेडिट साइड होती है। इस तरह से बजट में भी एक रिसिट साइड एक पेमेंट साइड होती है। अब रिसिट साइड पे पैसे आ जाते हैं सारे टैक्स नॉन टैक्स के, और पैसे जाते कहाँ हैं, डेवलपमेंट और नॉन डेवलपमेंट में। अब यहाँ पे लिखा हुआ है कौन सा रिसिट साइड पे होता है। अब आप बताइए, प्रोविजन फॉर डिजास्टर्स, ये पैसे आते हुए नजर आ रहे हैं आपको या जाते हुए नजर आ रहे हैं? ये पैसे रखे हैं या पैसे निकाले हैं, ये पैसे कमाए हैं? डिजास्टर्स के लिए पैसे रखे जाते हैं, मुश्किल वक्तों के लिए। ये एक नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर है, और हम यहाँ रिसिट ढूंढ रहे हैं, तो रिसिट्स तो नहीं है ये। फिर प्राइवेटाइजेशन प्रोसीड्स, अगर आपको याद हो, ये वो पैसा है जो गवर्नमेंट अपने इदारों को किसी और को जब आउटसोर्स कर देती है, कि कहती है सही है मेरे अंडर में था, अब ये आप चला लो, तो उससे उनसे पैसे लेती है पहले, और वो जो पैसे होते हैं उसको कहते हैं प्राइवेटाइजेशन प्रोसीड्स। तो दिस क्वालिफाई द क्राइटेरिया ऑफ रिसिट्स साइड ऑफ द फिस्कल बजट या फिस्कल पॉलिसी। और रनिंग ऑफ सिविल कोर्ट्स, कोर्ट्स के अंदर तो पैसा खर्च होगा ना उसकी रनिंग के ऊपर। और इवन ग्रांट फॉर प्रोविजंस का मतलब है कि प्रोविजन का मतलब है पैसे प्रिकॉशनरी रखना। अगर उसके अंदर ग्रांट भी रख दी जाए, ग्रांट्स का मतलब होता है किसी को, कंपनी को सपोर्ट करना हो, किसी बिजनेस को सपोर्ट करना हो, या अचानक से कोई मसला आ जाए तो उसको सपोर्ट करना हो, तो ग्रांट्स रखी जाती हैं। जैसे कि अल्लाह ना करे किसी गांव देहात में कोई डिज़ास्टर आ जाता है, तो वहाँ पर अचानक से पैसे देने के लिए दैट्स कॉल्ड द प्रोविजन फॉर डिज़ास्टर, और यू कैन से द ग्रांट टू दी प्रोविजंस। तो इसका आंसर भी जो है मेरे हिसाब से बी होना चाहिए, प्राइवेटाइजेशन प्रोसीड्स। अच्छा जी, फिस्कल के लिए मैंने जो है ना वो 12 MCQs रखे थे, मतलब इस पूरे चैप्टर के लिए, पब्लिक फाइनेंस के लिए, और समझाने के लिए आपको। इसके अलावा याद रखिएगा ट्रू फॉल्स के अंदर मैंने ट्रिक बता दी आपको, आप स्टेटमेंट को गौर से पढ़िए। अगर आपको सारी बातें एज़ पर योर लर्निंग्स आपको लगता है कि ट्रू हैं तो सही है, अदरवाइज एक भी, शुड बी, वुड बी को बड़ा गौर से पढ़िएगा। ट्रू फॉल्स की यही ट्रिक होती है। अच्छा जी, इसके अलावा विच फ्रॉम द फॉलोइंग इज एन ऑब्जेक्टिव ऑफ फिस्कल पॉलिसी। फिस्कल पॉलिसी का ऑब्जेक्टिव क्या है? चलिए, कभी कभी ऐसा भी होता है कि दो ऑप्शन सही होते हैं, तो वो आपको पेपर में बता देगा कि भाई सर इसके दो ऑप्शन सही हैं, तो आपको दो चूज़ करने होंगे। कभी कभी कंफ्यूज करने के लिए कहता है इज़ आर करेक्ट। इज़ आर का मतलब होता है कि एक भी सही हो सकता है, दो भी हो सकते हैं, और सारे भी हो सकते हैं। तो इसको ज़रा गौर से पढ़ लीजिएगा पेपर के हिसाब से। और इस क्वेश्चन को करते हैं पहले, विच ऑफ द फॉलोइंग, विच फ्रॉम द फॉलोइंग इज एन ऑब्जेक्टिव ऑफ फिस्कल पॉलिसी टू कंट्रोल द मनी सप्लाई ऑफ एन इकनॉमी। देखिए, फिस्कल पॉलिसी का मैंने आपको एक बात बताई थी, ये टैक्स और गवर्नमेंट स्पेंडिंग पे चलता है। फिस्कल पॉलिसी का याद रख लीजिएगा, टैक्स और गवर्नमेंट स्पेंडिंग पे गेम खेलती है। अब आप कह रहे हो कि फिस्कल पॉलिसी जो है ना वो ऑब्जेक्टिव क्या होगा, तो मनी सप्लाई तो मॉनेटरी पॉलिसी का काम होता है। तो मॉनेटरी पॉलिसी पढ़ेंगे चैप्टर 12 में, जब आपको और क्लियर होगा। और वैसे भी पेपर जब वो एग्जामिनर प्लॉट करता है तो वो पूरा मिक्स कर देता है चीज़ें, माइक्रो की चीज़ें मैक्रो में, मैक्रो की माइक्रो में। तो यू हैव टू बी अलर्ट इन द पेपर्स। और इस ट्रिक को तो आप लाजमी अप्लाई कीजिएगा। ऑड वन आउट टेक्निक जो है ना वो सबसे काम अच्छी रखने के, जब आप उसको मैच करें ना चीज़ से, ऑब्जेक्टिव ऑफ फिस्कल पॉलिसी से, आपको लगे मनी सप्लाई की बात तो मैं नहीं पढ़ी फिस्कल पॉलिसी में, हटा दें उस ऑप्शन को। ऑप्शन रिड्यूस होना शुरू हो जाएंगे आपके, फिर ऑटोमेटिकली सही ऑप्शन आपके सामने आ जाएगा। एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज एज पर नीड्स एंड वांट्स, ये हमने पढ़ा था, माइक्रो में आपने पढ़ा होगा। नीड्स एंड वांट्स की बात तो लिन रॉबिन्स ने की थी, तो ये बात फिस्कल में कहाँ से आ गई? मतलब माइक्रो वाली बात मैक्रो में कैसे फिट हो सकती है? मैंने ये ऑप्शन जानबूझ के डाला, ऑड वन आउट। ये दो ऑप्शन तो चलेगा। टू अचीव बैलेंस ऑफ पेमेंट, देखिए बैलेंस ऑफ पेमेंट को अचीव करना वाकई फिस्कल पॉलिसी का काम हो सकता है, बिकॉज आपको पता है कि टैक्स और गवर्नमेंट स्पेंडिंग में इंपोर्ट एक्सपोर्ट के जरिए भी टैक्स लगाना हो सकता है। तो टू अचीव द बैलेंस ऑफ पेमेंट, मतलब अगर मैं चाहूँ, बैलेंस ऑफ पेमेंट का मतलब होता है इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बीच में एक बैलेंस करना,
और उस बैलेंस के अंदर आप जो है ख्याल रख सकते हैं टैक्स के ज़रिए कि अपनी टैक्स पॉलिसी रिलैक्स करके अपने एक्सपोर्ट्स को ऊपर ले आ सकते हैं, अपनी इंपोर्ट कोटा पॉलिसी को टफ करके टैक्सेस बढ़ा के, टैरिफ बढ़ा के अपनी बैलेंस ऑफ पेमेंट को कंट्रोल कर सकते हैं। इसका मतलब है एक ऑब्जेक्टिव टू कंट्रोल बैलेंस ऑफ पेमेंट हो सकता है किसका, फिस्कल पॉलिसी का। अच्छा जी, इस चैप्टर में यहीं तक है आपके लिए, और जो है हम नेक्स्ट चैप्टर में इंशाल्लाह जो है कंक्लूड करेंगे इसको। और ये चैप्टर नंबर 9 की थोड़ी सी ओवरव्यू ब्रीफिंग थी MCQs की, ताकि आपको थोड़ा सा पेपर के अंदर ईजीनेस हो जाए, आप आसानी से पेपर को सॉल्व कर सकें। सही, इंशाल्लाह हम चैप्टर नंबर 10 मनी के साथ बहुत जल्द जो है आपसे जो है वो इंटरेक्ट करेंगे दोबारा से। अस्सलाम वालेकुम फ्रॉम माय साइड।